हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए हम अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं जो बचे हुए हैं। लास्ट क्लास में हमने 15 तक क्वेश्चन किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच मटेरियल में आल्सो भी कंसिडर्ड सेमीकंडक्टर। नीचे जो दिए गए इनमें से कौन सा पदार्थ जो है एक अर्धचालक भी हो सकता है, तो ऐसा कौन सा होता है? कार्बन होता है। ठीक है, सेरामिक नहीं होता। सेरामिक जो आप यूज़ करते हैं आपके घर में, जो वॉश बेसिन या टॉयलेट सीट्स बनी होती है ना, वो होती हैं। ठीक है, माइका होता है। एक होता है आर्गन तो नोबल गैस होती है, तो हो नहीं सकता। ठीक है, जो आपका चीनी मिट्टी के बर्तन बोलते हैं ना, वो सेरामिक होती है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रकार का डायोड इसके निर्माण में गैलियम आर्सेनाइड के यौगिक का उपयोग करते हैं? तो ऐसा कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड क्या होता है? डायोड एक तरह का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। ये सिंबल होता है भाई डायोड का। ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है। इसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन में तो जो है आपका रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस 0 होता है, और दूसरी डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? इन्फिनिटी होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, डायोड में। क्लियर? तो इसका आंसर है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड होता है, ये डायोड का सिंबल होता है, DIODE, डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज नॉट एन इंसुलेटर। इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है भाई? कॉपर सीधा दिख रहा है, एकमात्र मेटल है। और सभी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती है, यानी कंडक्टर होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, क्लास में करवा रखा है ऐसा क्वेश्चन मैंने, कि ए बॉडी एक्सेलरेट स्टेडली फ्रॉम 8 किलोमीटर आवर टू 24 किलोमीटर आवर इन 4 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक दिया गया है आपको u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक दिया गया है v कितनी दी है? 24 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है? 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये सेकंड में, तो इनको भी पहले सेकंड वाली यूनिट में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 8 गुना में किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। और 1 आवर में कितने सेकंड? 60 मिनट। और हर मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 गुना में 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एज इट इज़ ये कितना हो जाए? 24 गुना में 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकाल दिया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम। ठीक है, ये आपका आरंभिक वेग, ये अंतिम वेग, ये समय। ठीक है, अंतिम वेग में से आरंभिक वेग माइनस करो और समय से भाग कर दो तो आपका क्या आ जाता है? त्वरण आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा भाई? 24 गुना में 5/18 माइनस में 8 गुना में 5/18/4। सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? 5/18 कॉमन आ गया। ठीक है, और 24 में से 8 के अंदर क्या बचेगा? 16। तो 5/18 गुना 16 बटे इस सब के बटे में 4। ठीक है, इसको पलटी मारोगे ये इधर आ जाएगा, यहाँ से 4 पे कट जाएगा। ऊपर कितना आ गया भाई? 10। नीचे कितना आ गया? 18। ठीक है, इसको 10 नहीं 20। ऊपर 20 नीचे 18, 10/9। फर्दर इसको काटोगे कितना आ जाए? 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, हमारी एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ गई। ठीक है, तो पहला आंसर तो हमको ये मिल गया 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में। अब
अब हमें निकालना है इसमें डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इन 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। 19th में ही सेकंड पार्ट है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी इसको हटा देना एक बार के लिए। क्या निकालना है इसमें, एक मिनट के लिए इसको छोड़ दो भाई। ठीक है, सेकंड पार्ट में बाद में करवाऊंगा, थोड़ा मेरे को इसमें डाउट आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पूछ रहा है कि एम के एस का मतलब क्या है। एम के एस का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको यही चीज़ पढ़ाई थी, है ना, CGS, FPS, MKS, SI सिस्टम। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है भाई, 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है भाई, तो ये होता है 0.981 न्यूटन के। ठीक है, सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा भाई, मिस्टेक हो रही है, 9.81 न्यूटन्स के। ठीक है, आप इतना याद कर सकते हो कि जैसे ग्रेविटी का मान होता है ना 9.8, वही उससे याद कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं भाई, विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम टू प्रोपोगेट हीट। तो मैंने आपको बताया था कि मैं हीट ट्रांसफ़र के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को वहाँ मार्क कर लो। वैसे इसका आंसर है रेडिएशन। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके घर में माइक्रोवेव ओवन होता है, ठीक है, उसमें आप खाना गर्म करते हो तो देखो ना तो कोई आँच आते हैं उसमें से, अंदर से आग नहीं होती कुछ भी, ठीक है, ना कोई चीज़ एक दूसरे को, कोई उस बर्तन को जिसमें आप खाना रख रहे हो उसको टच करती है। तो किससे गर्म होता है, वो रेडिएशन से होता है, वेव्स से होता है। ठीक है, तो इसमें आपसे यही पूछ रहा है विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि गर्मी के, यानी गर्मी की जगह ऊष्मा ये इस्तेमाल करें, ऊष्मा के प्रसारण के किस मोड में ऊष्मा को फैलाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कौन होता है, रेडिएशन। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है बिल्कुल, ये मैं आपको जैसे ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो डाल दूंगा मैं। ठीक है, पेज फट गया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप कि ओम्स लॉ किस किस को रिलेट करता है। मेरे को इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन गलत लग रहे हैं। ठीक है, इसने बोला है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है भाई। ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपका ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द सर्किट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसने दे रखा है कि ओम्स लॉ किससे रिलेट करता है, I एंड V। हाँ भाई, I एंड V तो है ही, और दे रखा है इसने R एंड V और R एंड I। तो मेरे हिसाब से सभी ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, इसने दे रखा है आर्क लेंथ एंड V, जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उसकी जगह ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी को तो रिलेट करता है ना ओम्स लॉ। देखना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं ओम्स लॉ में, तो ये भी आ रहा है, पहला ऑप्शन भी हो गया। दूसरे ऑप्शन में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ये भी हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखना एक बार। दो समीकरण दिए गए मुझे, जिसमें क्या है, a माइनस बी दिया गया है 7 के, a प्लस बी दिया गया है 13 के। तो हमें निकालना क्या है, a की 2 माइनस बी की 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई यहाँ देखो कोफिशिएंट a के भी बराबर है, b के भी बराबर है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस का b प्लस का b क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 20।
ए कितना आ जाएगा यहाँ से 10, ठीक है। ए अगर 10 आ गया तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका 3। इक्वेशन इसी इक्वेशन में पुट करो, क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ मैं, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर डालना भूल जाता हूँ, ठीक है। ए को पुट करो इसमें, यहाँ पे आप 10 प्लस बी इज इक्वल टू 13, तो बी इज इक्वल टू उधर जाके माइनस हो जाए, कितना आ जाएगा 3। तो ये चीज़ अभी इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, या तो आप डायरेक्ट इसमें रख के कर लो या ऐसे रख के कर लो, ठीक है, मर्जी आपकी है। डायरेक्ट रख के करोगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 91, ठीक है। और ऐसे रख के करोगे कितना आ जाएगा ए माइनस बी यानी 7 और ए प्लस बी यानी 13, तो 13 सत्ते 91, ये भी, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 3 और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कितना आ जाएगा 91, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लीवर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज होती है लोड टू बी लिफ्टेड, ठीक है, जो लोड उठाना है उसके बटे में क्या है, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसमें लोड तो कहीं दिया नहीं गया, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स दिया गया है। रेजिस्टेंस फोर्स कौन सा होगा, जो अपोजिट, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उससे अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वैसे आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है भैया आपका, जो आपने लोड उठाना है, ठीक है, W बाय P, W होता है लोड टू बी लिफ्टेड, P क्या होता है एफर्ट, ठीक है। तो इसमें आपको एफर्ट तो दिया गया, लेकिन लोड की जगह क्या लिखा गया, रेजिस्टेंस फोर्स लिखा गया, यानी रेजिस्टेंस फोर्स बटे क्या लिखा है, और इसने एफर्ट फोर्स, एफर्ट फोर्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है ये। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आसान सा है कि लॉन है, एक लॉन है, आयत के आकार में है, जिसकी एक बाजू का माप 15 है और इसके विकर्ण का माप 17 है, तो लॉन का क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या दिया गया, एक आयत दिया गया है, ठीक है, जिसकी एक भुजा 15 दी गई है, मैं ये वाली मान लेता हूँ, और विकर्ण दिया गया है 17। तो आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं भैया, तो इसको मान लो या इसको किसी को मान लो, दोनों बराबर होंगे, ये 17 हो गया। और भाई जो है आयत की भुजाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो h किसके बराबर आ जाता है, अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हिंदी में बोले तो कर्ण किसके बराबर होगा भाई, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में, वो जो आप करते हो लाल बटा कक्का, जो जिससे को आप बोलते हो, ठीक है, याद रखना इसको। चलो हम इस पे आते हैं अपने में। हाइपोटेन्यूज दिया गया है 17, ठीक है, किसके बराबर है भाई, ऊपर वाले में रख लेना, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है भाई, परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस बी का स्क्वायर। तो बी किसके बराबर हो जाएगा भाई 289 माइनस 225 का अंडर द रूट। तो यहाँ पे इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा 4 और 6 अंडर रूट, ठीक है। तो b किसके बराबर आ जाएगा 8 के। तो ये किसके बराबर आ गया 8 के। अब पूछ रहा है कि लॉन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ गुना ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 15, किस में है भाई ये मीटर में है, ठीक है, मीटर लिख लेना भाई मीटर, और ये भी मीटर में आएगी। 15 मीटर गुना 8 मीटर किसके बराबर आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर के या स्क्वायर मीटर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए
नेक्स्ट पूछा है हाइड्रोस्टेटिक लॉ स्टेट्स। हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या बोलता है? हाइड्रोस्टेटिक लॉ बोलता है वही जो प्रेशर होता है, देखो चलो इसको मिटा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, इसने बोला हाइड्रोस्टेटिक लॉ, हाइड्रोस्टेटिक लॉ, इसमें है आपका, मान लीजिए कोई सिलेंडर है जो फ्लूइड के अंदर है, ठीक है, कोई बेलन है फ्लूइड के अंदर यानी किसी लिक्विड के अंदर है, ठीक है, तो ये आपको बोलता है कि जो इस पे प्रेशर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, वो किसके बराबर होता है? वो होता है वेट डेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर in a vertically downward direction is equal to the weight density at the point, ठीक है। आप में ये डेफिनेशन नहीं आएगी, बस आपको इतना समझना है, P इज इक्वल टू रो जी जेड, ठीक है, P इज इक्वल टू रो जी जेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। मैं आपको एक इक्वेशन लिखवा देता हूं, मैंने इक्वेशन एक निकाली थी, ठीक है। किस किस में निकालना है? बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस में। एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू 2n, याद होगा मैंने जब आपको इक्वेशन लिखवाई थी, 1 + 1/m इज इक्वल टू 3k 1 - 2/m, ठीक है। E इसमें क्या था? सॉरी, ये सभी जितने भी होते हैं भाई, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जितने भी हैं ये सब इनमें है। एक इक्वेशन होती है पूरी, इसको याद कर लेना, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, ये इम्पोर्टेंट होती है। तो जो आपका के होता है वो होता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है। ई होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और आपका और क्या दिया गया है? पॉइजन रेशियो, हाँ 1/m होता है आपका पॉइजन रेशियो, ठीक है। लेकिन जो आपको ऑप्शन दिया गया वो दिया गया k इज इक्वल टू E बाय, आपको ऑप्शन दिया गया है k इक्वल टू E बाय 3 × 1 - 2 म्यू, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका E में और K में देखो कैसा संबंध बन रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो E इज इक्वल टू 3k 1 - 2m, ठीक है। तो जो आपका पॉइजन्स रेशियो होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं और इसको 1/m के बराबर होता है। तो आप इस 1/m की जगह यहाँ पे
म्यू भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन भी ठीक है 1/m, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2μ, ठीक है। अब आपके लिए आसानी होगी, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2m की जगह यहाँ पे आप 2μ कर लो, ठीक है। k की वैल्यू निकालो यहाँ से, k क्या हो जाएगा E/3 1 माइनस 2μ, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आप 1/m भी रख सकते हो। पॉइजन्स रेशियो को यहाँ पे उसने उसकी एग्जैक्ट फॉर्म में ना लिख के सिंबल से डिनोट कर दिया जो आपको ऑप्शन में दिया गया। आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार आपके लिए दोबारा लिख दे रहा हूँ। एक तो इक्वेशन ये है और एक इसी इक्वेशन का दूसरा रूप क्या है 2n 1 + 1/m इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2/m, ठीक है। जहाँ पे E क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, K क्या है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ये चीज़ पहले भी आई है। बल्क मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। और आपका म्यू क्या है ये 1/m के बराबर ये होती है पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया भाई। ये आधा दिख रहा है जितना मैं दिख पा रहा हूँ। इसमें लिखा है रेजिलियंस इज द मेजर ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है। रेजिलियंस जो होता है वो आपका एक एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का मेजर होता है। कब तक होता है रेजिलियंस, रेजिलियंस कब तक होता है इलास्टिक लिमिट तक होता है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो है रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या क्या होता है कि अपनी पोजीशन को वापस गेन करना, ठीक है। आपने मान लो रबड़ को खींचा, वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है, वो क्या चीज़ शो कर रही है रेजिलियंस शो कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, आसान बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है और बढ़िया भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि भाई log 2 की वैल्यू दी गई है log 2, ठीक है 0.30103। आपके सिलेबस में शायद log नहीं है, ठीक है। देखूंगा आपके सिलेबस में अगर log होगा तो मैं पूरा चैप्टर एक टॉपिक करवा दूंगा। मेरे हिसाब से शायद नहीं है log, ठीक है। वे क्वेश्चन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आया, चलो फिर भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसने पूछा है कि 2 की पावर 56 में कितने डिजिट होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, log में क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 56 को क्या लिख सकते हैं 56 गुना में log 2, यानी 56 गुना में 0.30103। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 16 मैंने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आ रहा था 85768 इतना आ जाएगा। जो ये डेसिमल से पहले आएगा ना इसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक्स, करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट किसके बराबर होंगे भाई, वो करैक्टरिस्टिक्स प्लस में 1। तो करैक्टरिस्टिक कितना है 16, 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। तो 17 नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ डायोड पे एक और क्वेश्चन आ गया, जीनर डायोड किस में काम करता है, तो जीनर डायोड ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है, ठीक है। भाई ये जो इलेक्ट्रिशियन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इनकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिशियन के लिए लगभग 1 या डेढ़ हाँ आपका मतलब 3 घंटे में ये चैप्टर इलेक्ट्रिशियन वाला जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक तो मैं यही वीडियो लेक्चर्स में करवा दूंगा, जैसे आपका KVL KCL हो जाएगा, ठीक है, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, और आपका जो है सीरीज पैरेलल, ठीक है, बेसिक छोटे मोटे ला वो करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये डायोड वगैरह जो है पूरा इसमें वीडियो लेक्चर कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, द स्टडी ऑफ वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड।
तो इसको बोलते हैं ट्राइबोलॉजी। ऑप्शन से आप पढ़ सकते हैं आराम से। बाउंड्री लेयर किसके लिए होता है भाई? फ्लो के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, विजियोप्लास्टिसिटी, भाई मैंने भी पहली बार सुना, नहीं पता। इलास्टोप्लास्टिसिटी, ये भी नहीं होता, ठीक है। ट्राइबोलॉजी, और इसने सीधा बोला स्टडी ऑफ वियर एंड टियर, स्टडी के लिए वर्ड होता है लॉजी यूज। जहाँ भी स्टडी पीछे पूछा हो कि किसी चीज़ की स्टडी, तो उसमें पीछे लॉजी मिलेगा। जैसे जीव विज्ञान बायोलॉजी होता है, ठीक है। जियोलॉजी होता है भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। तो ट्राइबोलॉजी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है हुक्स लॉ, भाई क्या रिलेशन होती है, किस किस के बीच में रिलेशन होती है? तो हुक्स लॉ क्या रिलेशन थी? हुक्स लॉ ने क्या रिलेशन दिया था? हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर किसी पॉइंट पर हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गेट्स रिड्यूस्ड। बोला वॉल्यूमेट्रिक कार्यक्षमता कब जो है घट जाती है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 34 था भाई। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि भाई देखो क्या होता है, आपने इंजन देखा होगा, इंजन के अंदर एक यहाँ पे आपका TDC होता है, ऊपर की तरफ, नीचे होता है BDC। मैं एक रफ डायग्राम बनाऊँ, TDC BDC, यानी टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। जहाँ तक मैक्सिमम आपका पिस्टन ऊपर की दिशा में जाता है और जहाँ पे आपका नीचे वाली दिशा में मैक्सिमम आपका पिस्टन आ सकता है इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है। यहाँ पे इनलेट वाल्व होती है, यहाँ बीच में स्पार्क प्लग होता है, यहाँ आउटलेट वाल्व होती है, ठीक है। ये इनलेट वाल्व है। तो ये बोल रहा है कि ऑप्शन दे रहा है इनलेट वाल्व क्लोज बिफोर BDC पर पिस्टन पहुंचने से पहले, ठीक है। पहले ये ऑप्शन नंबर 1 है, इसको अभी छोड़ दो, बाकी ऑप्शन को कंसीडर करो। इनलेट वाल्व क्लोज बिफोर BDC, सॉरी, इनलेट वाल्व क्लोजेज आफ्टर BDC। अगर BDC पे आने के बाद, पिस्टन पे आने के बाद इनलेट वाल्व बंद होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, फंक्शन है, ठीक है। फिर बोल रहा है इनलेट वाल्व क्लोजेज बिफोर TDC। इनलेट वाल्व TDC पे जाने से पहले क्लोज हो ही जानी चाहिए, ये भी सही है। फिर चौथा ऑप्शन है इनलेट वाल्व क्लोजेज आफ्टर TDC के आने के बाद इनलेट वाल्व क्लोज होती है, ये भी हाँ ये भी सही है। तो इनलेट वाल्व क्लोज बिफोर BDC पे पहुंचने से पहले अगर इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ तक इतनी पहुंची और जो है यहाँ पे इनलेट, यहाँ से फ्यूल आ रहा है, फ्यूल एयर मिक्सचर आ रहा है, और इतना ही यहाँ तक ये सक कर पाया उसको, और यहाँ पर इतना ही फिल कर पाया, ठीक है, और इनलेट वाल्व बंद होगी, तो ये बाकी जो स्ट्रोक बचा था आधा, ये क्या जाएगा, हमारा वेस्ट जाएगा। इसी वजह से हमारी क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट लेवल जो है वो ख़त्म होता है। सेकंड लेवल में बचे हैं कुछ क्वेश्चन, कितने हैं एक बार चेक करते हैं। सेकंड लेवल में आपके हैं 15 क्वेश्चन, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं, ठीक है। घर पे रहिए भाई, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछना, ठीक है। और जो चैप्टर, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना मैं करवाऊँगा, मैं वो पक्का करवाऊँगा। जो चैप्टर बचे हुए हैं, अब देखो चैप्टर के बीच में से अगर मैं उठा के कोई क्वेश्चन करवाऊँगा वो आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मैं वो आपको करवा रहा हूँ, क्लियर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से ये क्वेश्चन पेपर सभी ट्रेड के ख़त्म करके उसके बाद जो मेन टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, ठीक है, जो आपके नहीं हुए हैं वो मैं फिनिश करवाऊँ। लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम कभी भी आ सकते हैं आपके, ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू।